हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है दे रहा सर? है आप? सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, बोलिए। सुनाई दे रहा है। तो हाँ जी, हमारा वीडियो आउट हो गया। हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, कंटिन्यू सुनाई करिए दे रहा सर। है सर? हाँ, कंटिन्यू। तो सर, यहाँ पर मंच पे उपस्थित बहुत सम्मानीय सब व्यक्ति को हमारा अंतर में जगह देते हुए हम उनको नाम लेने भी चाहता हूँ। धर्म प्रकाश भारती साहब है, इंद्र किशोर बुद्ध साहब है, और बादल सिंह बुद्ध साहब है, भाई नाम बारमय साहब है, समय लाल साकेत साहब है, लक्ष्मण प्रसाद साहब है, विक्रम पाल सिंह साहब है। सभी को हमारा अंतर में जगह देते हुए मैं कुछ कहने चाहता हूं। 23 सितंबर संकल्प दिवस और 1917 में हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू करिए आप। हाँ ठीक है। हाँ, तो जो चीज पहले बोल दिया उसको हम रिपीट नहीं करने चाहता हूं। जब 1917 में बड़ौदा में उन्हें सर्विस करने आया तो उनको कोई घर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने परिचय, क्योंकि उन्होंने हिंदू नहीं था और हिंदू का घर में उसको जगह नहीं दे रहा था। तो बहुत मुश्किल से एक हिंदू को परिचय अपना छुपा करके एक पारसी के घर में जगह लिया, लेकिन उनको जब पता चल गया तो वहां उनको रहने नहीं दिया। लेकिन जब सर्विस किया वहां जो पियून था, जो चौथा क्लास पास था, वो भी उनको नफरत करते थे, फाइल दूर से फेंक देते थे और उनको कोई मर्यादा नहीं देते थे। बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पास किया, जो पीएचडी किया है, वो पीएचडी आदमी को एक चौथा क्लास पास आदमी नफरत करने लगता है। बाबा साहेब समझते हैं जी कौन सा राइट है उनको पास जो मुझे नफरत करते हैं, वे हमको छोटा समझते हैं। तो बाबा साहेब बाद में समझ में आया जी उनको पास एक कानून का किताब है जिसके आधार पर उनको बैठाया गया, वो मनुस्मृति किताब है। मनुस्मृति का किताब का आधार पर उनको ऊपर में लाया गया है और हम अछूत में गिनती लाया गया है। अछूत का कारण हमको छोटा समझने लगा। जब पारसी का घर में उनको जगह नहीं मिला रहने के लिए तो उनको सामान बाहर में फेंक दिया। जो उस पीरियड में एमए पीएचडी आदमी भारत में कितना था, नहीं के बराबर था, और उस आदमी को सामान मन बाहर फेंक रहा है। लेकिन बाबा साहेब बाहर में आकर के इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ। बाबा साहेब बम्बई में आके पैर के नीचे इतना रोए, रोने का बोले इसको बदला मुझे लेना होगा, मुझे इसको बदला लेना होगा, हम कैसे ले सकता हूं। और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया जी इसको हमको जे कभी कि ना कभी इसको हमको बदला लेना, इसको लेना चाहिए। हम हमारा समाज को कैसे इसको हम कर सकता हूं, हमें ऊपर में कैसे जा सकता हूं। तो देखा जो हमारा भेदभाव अगर खत्म करेंगे, जातिवाद को तोड़ देंगे तो भी ये खत्म हो सकता है। लेकिन जातिवाद कैसे तोड़ सकता हूं? जो मनुस्मृति हमारा जो दिया है, मनुस्मृति तो छोड़ेंगे नहीं कोई, तो मनुस्मृति जो हटाने के लिए हमको तो कानून बनाना होगा। लेकिन मैं तो बैरिस्टर नहीं हूं, ना कानून बना सकता हूं, ना कुछ है। बाबा साहेब 1923 में बैरिस्टर बन के आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा ये कानून कैसे बन सकता है। मैंने हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। तो हाँ 1923 में उनके बार लॉज ऑफ क्वालिफिकेशन ले लंदन से ये देश में आया, लेकिन तब भी सोच रहा है कैसे हम कानून बना सकता हूं। लेकिन मौका एक बार मिला 1946 में 30 जून उन्होंने कोलकाता में आया और कोलकाता में उन्होंने मिले जोगेंद्रनाथ मंडल के नाम से एक बैरिस्टर से मिले। तो जोगेंद्रनाथ मंडल बोला आप मुंबई से उधर से बाबा साहेब आप जाकर नहीं जीत सकते हैं,
तो मैंने ये बंगाल से चैलेंज देता हूं, आपको बंगाल से जिता करके संविधान सभा में भेजेंगे, आप ही भारत के संविधान लिखेंगे, इतना हजारों दलित को न्याय आप ही दे सकते हैं। इसलिए बंगाल से आपको जिता करके संविधान सभा में हम भेजेंगे। जोगेंद्रनाथ मंडल, तब उनको कांग्रेस का जो एमएलसी था उनको समझाया, उनको समझाया जे आप लोग दलित का वोट में एमएलसी बना, आपको दलित को हित में ध्यान में रखते हुए कम से कम बाबा साहेब को अगर वोट दीजिएगा तो बाबा साहेब दलित के लिए आ सकते हैं आपको, तो इसलिए वोट आपको बाबा साहेब को देना चाहिए। तो कांग्रेस तो जो एमएलसी था उन लोग, हेलो, हाँ जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल, उनको बंगाल से कुछ एमएलसी वोट दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल, मुकुंद बिहारी मल्लिक, दारिका प्रसाद बारूरी, निपिंद्र नारायण राय, क्षेत्रनाथ सिंह, गयानाथ बर्मन, ये सब लोगों उनको वोट दे करके संविधान सभा में भेजा। लेकिन तब क्या किया जवाहरलाल नेहरू, एक प्लान बनाया क्या, बोले वो तो देश बंटवारा हो रहा है, वो तो पाकिस्तान से जीत के आया है, उनको संविधान सभा में कैसे जगह दिया जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा हम तो बहुत सपनों देख रहा था, और मैं उम्मीद करके सोचे जब भारत का संविधान बनाऊंगा, कैसे बन सकता है, तो मुझे तो हम जगह ही नहीं दे रहा है, बोलता पाकिस्तान से जीत के आया है। तो उन्होंने अंग्रेज को बताया, देखिए सर हमारा साथ अन्याय हो रहा है, हम जीत के आया है संविधान सभा जाने के लिए, लेकिन मुझे जगह नहीं दे रहा है। तो अंग्रेज बोला आजादी अभी मिल नहीं सकता है, आजादी अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू मंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र से एम जाकर उनको बोला तुम बैठ जाओ, बाबा साहब को चुनाव से जिताना होगा, संविधान सभा में अगर भेजना होगा तो अभी आजादी मिलेगा, उसको पहले आजादी नहीं मिलेगा। जब भारत का संविधान लिखा तो बाबा साहेब ने मनुस्मृति जैसे कानून को हटा नहीं पाया, भारत को हजार लाखों दलित को खुशी दिला पाया। बाबा साहब एक कानून का किताब नहीं लिखते तो मैं एक जगह में नहीं होते, हम सरकारी ऑफिसर नहीं होते पाते, हमारे लिए वो भगवान जैसे है। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं हमको भगवान मत बोलिए, हम इंसान है, कड़ी से कड़ी मेहनत करके हम ये डिग्री बनाया, भगवान का दुआ से नहीं, इसलिए मुझे भगवान मत बोलिए, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम भगवान बोलता हूँ। और हमको हमारा कहना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए बहुत लड़ाई की, हम जो शिक्षित बना उस पीरियड में शिक्षित लोग उनको बहुत साथ नहीं दे पाया। बाबा साहेब कहा कि आप लोग कम से कम हम जो बोले कम से कम समझा कीजिए। उन्होंने लिफाफा में सारी आदमी को कैसे उन्होंने संदेश भेजेंगे, संदेश उसमें लिख करके लिखा, सब जितना दलित था शिक्षित था उनको पास भेजो। और वो संदेश में उन्होंने लिखा डाउन ट्रोडन एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, भारत के पदोदलित कर्मचारियों, डोंट फॉरगेट यू केम इन सर्विस थ्रू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मार्शल, you should contribute minor amount of our payment for the development of our society. You should remember unity is our strength. You should make unity carry face the irregularities and injustice. If you are unable to contribute to our society, you have taken the reservation by cheater, forgery. I have not given you the reservation. नीचे लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो बाबा साहब हमारे लिए बहुत किया। हमारे समाज में जो शिक्षित आदमी उनको साथ बहुत आदमी नहीं आया, उन्होंने बोला हमको जिसको लिए हम कड़ी से कड़ी लड़ाई किए, हमें न्याय दिलाने के लिए, समाज को एक जातिवाद को तोड़ने के लिए हम संविधान बनाया, जिसको लिए इतना लड़ाई की, वो दलित जो शिक्षित दलित है वो हमारे साथ में नहीं है, शिक्षित समाज गद्दार हमारे साथ धोखाबाजी किया, हमको चीटिंग किया है। आप लोग हम जब जाने का पहले हम अगर कभी नहीं रहेंगे, लेकिन अब मैं एक कैरावैन बना के जा रहा हूँ, एक संगठन बना के रहा हूँ। ये कैरावैन को आप लोग आगे ले चलिएगा, कोई ना कोई कैरावैन को आगे ले जाएगा, कभी ना कोई आपको न्याय दिलाएगा, कभी ना कोई भी क्यों खींचेगा कैरावैन को लेकर आगे जाएगा। लेकिन स्मरण रखिए, कैरावैन को आप आगे नहीं लेने चाहते हो, ये नहीं जाना चाहते तो छोड़ दीजिए वहां पर,
दूसरा कोई खींच के ले जाएगा। लेकिन हमारा कुछ कुछ आदमी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ देखते हुए, पॉलिटिकल स्वार्थ देखते हुए हमारा कैबिनेट को पीछे कर दिया, आगे नहीं ले जाया। बाद में हम लोग जो शिक्षित बना, देखिए कितना हमारा शिक्षित समाज उनके साथ कितना धोखाबाजी किया। धोखाबाजी से मुक्त होने के लिए हमारा साथ बहुत आदमी जुड़ गए। हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार है। बाबा साहब जैसे महान आदमी हमारे कितने ऊंची में जगह दे दिया, हम लड़ने के लिए तैयार है। बाबा साहब जैसे संविधान दिया, वो संविधान रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। भारत में संविधान अगर नहीं रहे तो हम न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए संविधान रक्षा के लिए हम अंतिम तक लड़ेंगे। और इसके बाद भी हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में भेदभाव वाला धर्म न्याय नहीं दिला सकता है। बाबा साहब बोला ब्राह्मण ऊपर में है कि दलित ऊपर में है। बाबा साहब उनको किताब में लिखा ब्राह्मण व दलित, उसमें ऊपर में कौन है, क्वालिटी देखना पड़ेगा। अगर क्वालिटी ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण ऊपर में है, अगर क्वालिटी दलित के ऊपर में है तो दलित ऊपर में है। लेकिन क्वालिटी का आधार पर होगा, जातिवाद का आधार पर ऊपर नीचे नहीं होगा। जातिवाद को मैं नहीं मानता हूं, जातिवाद को तोड़ना हमारा काम है। इसलिए बाबा साहेब तो आपने सब जगह में बोला। और हमारा आदमी जो मनुस्मृति को पकड़ के रखा, वो देखता है मनुस्मृति तो ब्राह्मण ऊपर में रखा, उसके बाद तो नीचे क्षत्रियों को रखा, वैश्यों को रखा, उसको मानते हैं। हमारा बंगाल से क्या हुआ है, जो बाबा साहेब जो कानून बनाने के लिए संविधान सभा में उन्होंने तो भेजा ही है, लेकिन साथ साथ में क्या किया, बंगाल में भी जातिवाद तोड़ने के लिए उन्हें 1 करोड़ हिंदू धर्म तय करके नতুन धर्म बना, नया धर्म बना लिया, नाम रखा मतुआ धर्म। और इसको जो ये धर्म प्रवर्तन किया हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर किया था, लेकिन बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाला नहीं था। लेकिन इसको पहले इन लोग बुद्धिस्ट था सब बंगाल में, और बुद्धिस्ट लोग ये मनोवादी का अत्याचार से इन लोग हिंदू बन गया था, अनटचेबल बन गया था, अछूत बन गया था। अछूत से इन लोग इतना निपीड़न अत्याचार उनको होने लगा। हाँ, बाद में उन लोग हथियार उठाए, तलवार उठाए, उनको लड़ना शुरू किया और नया धर्म बना लिया। हिंदू धर्म त्याग दे करके एक नया धर्म बना लिया। वो धर्म का नाम है मतुआ धर्म। और मतुआ धर्म अपना बंगाल में आज भी है। 1 करोड़ हिंदू धर्म त्याग करके वो आ गया मतुआ धर्म पे। क्यों हिंदू धर्म त्याग क्यों किया? वो अनटचेबल थे, अस्पृश्य थे, उनको घृणा नफरत करते थे। गाय को छूता था, नहीं नहाता था, घोड़े को छूते थे, बिल्ली को छूते थे, कुत्ते को भी छूते थे, नहीं नहाते थे। लेकिन दलित अनटचेबल को छूने से वो नहा लेते थे। तो बंगाल का वो अनटचेबल बोलता है क्या जानवर से हम लोग नीचे है क्या? जानवर को छूता है, नहीं नहाता है, और हम लोग को छूने से नहाना पड़ता है। जो लोग हमको जानवर से नीचे समझते हैं उसको साथ हम संपर्क नहीं रखना चाहता हूं। हम नया धर्म बनाना चाहता हूं और हिंदू धर्म छोड़ करके नया धर्म बनाना चाहता हूं, और बना लिया। उसको नाम है मतुआ धर्म, जिसको प्रतिष्ठाता किया है, प्रतिष्ठाता था हरिचांद ठाकुर और गुरुचांद ठाकुर। तो मैंने कुछ चीज बताया। We are so much benefited due to the contribution of Ambedkar. आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, हेलो, आपका वीडियो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया? हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने सिद्धांत लिया, बाबा साहब को संकल्प है जातिवाद को तोड़ के ही रहेंगे। जातिवाद तोड़ने के लिए बाबा साहब जो हमको सभा में, हमको सर्विस में जगह दिया, पढ़ाई के में संरक्षण दिया और हर जगह में दिया। हम बहुत सुविधा हमको मिल चुका है। बाबा साहब बार बार बोला है अगर तुम संरक्षण से कुछ फायदा मिला है ना तो समाज को कुछ लटा दो, समाज को लटाने के लिए तैयार हो। हमारा संविधान जब तक बचेगा तब तक हम जातिवाद को तोड़ के रहेंगे। और जब फिर मनुस्मृति जैसे कानून का किताब सामने लाएंगे तो फिर वो जातिवाद शुरू हो जाएगा और बाबा साहब को संकल्प टिक नहीं पाएंगे। तो यह मंच पे श्रद्धेय बहुत ज्ञानी व्यक्ति उपस्थित है। सभी को सबको हम आंतरिक अभिनंदन रखने चाहता हूँ। सब हमको बोलने का इतना मौका दिए है। समय को ध्यान में रखना होगा, बताया था साहेब
हम समय को ध्यान में रखते हुए सभी को एक बार आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मेरा कहना यही अंत करना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। हम यही हमारा कहना अंत करने चाहता हूं। सरकार दादा, हाँ, many thanks and devotional greetings to you. थैंक यू सर। আপনি খুব সুন্দর আপনি বাদ রাখছি और थैंक मैं यू सर। अपनी बांग्ला पीपल सर। আপনি জানছি আপনি বাংলা জানছি थैंक यू सर। आपने बहुत ही सुंदर आज का दिन पर विचार रखे हैं और आपको भी पता है और मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि हमारा बाबा साहेब को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पश्चिम बंग एक क्रांतिकारी का भूमि है। और सरकार दादा, मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ आने वाले दिन में हम लोग सब मिलकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कैसे आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब का जो मिशन है उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, वही हम लोग का सबका मकसद होना चाहिए। आप पुनः आपसे बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैं आग्रह करता हूँ श्यामलाल साकेत जी और उसके बाद है लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी जो वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ का है। और अभी मैं श्यामलाल जी को साकेत को अनुरोध करता हूँ वो अपना विचार रखे। अभी और भी हमारे पास 4-5 जन साथी अपना स्पीकर हैं और 1 घंटा समय है और समय का ख्याल रखिए और अपना विचार भी अच्छे रखिए। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे श्यामलाल साकेत जी जो अपना विचार रखिए, अपना माइक को अनम्यूट करिए। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही, बोलिए सर। जी, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, संत कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, मां कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए और समय समय में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और आरबीएम के संस्थापक श्रीमान धर्म प्रकाश जी भारती जी के नमन। आज के अध्यक्षता कर रहे और संचालन कर रहे महेश संध्या जी और वेबिनार में उपस्थित सभी महान भावों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि दया भाई कबीर जी ने बताया और गागने मान जी ने बताए, जोगेंद्र सरकार जी ने भी बताए। अब उन्होंने तो बहुत संक्षेप में बात रखी है और मैं ना ज्यादा कहते हुए 2-3 मिनट का टाइम लूंगा। बस आज 23 सितंबर का संकल्प दिवस है। सन 1917 में गुजरात में के बड़ोदरा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब जी को रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था। पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा, वहां से भी निकाल दिया गया। धर्मशाला से बेइज्जती करके धक्के मार के निकाल दिया गया और बाबा साहेब जी को जब मुंबई वापस जाना पड़ा था तब गाड़ी रेलवे समय के मुताबिक लगभग 5 घंटे देरी से चल रही थी। तब एक पास ही कमिटेन बाग था, वहां पर बाबा साहेब जी अपने साथ हुए अन्याय को याद करके रोए और बहुत दुखित हुए। बाद में संकल्प लिया कि मुझे और मेरे समाज को इन्हीं जातियों के कारण अपमानित होना पड़ रहा है। अब मैं जाति को
ही खत्म कर दूंगा और समान अधिकार को प्राप्त करूंगा। उन्होंने 23 सितंबर 1917 को जाति तोड़कर एक समता मूलक समाज बनाने का संकल्प किया, दिन लिया। आओ आज बाबा साहेब जी के नमन करते हुए और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम। बहुत बहुत साधुवाद श्यामलाल साकेत जी, आपने सर बहुत जी श्यामलाल उन्होंने डाल दिए, समय लाल बौद्ध जी हैं। हाँ अच्छा सॉरी जी 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 सॉरी जी 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 सॉरी जी जी मैं क्षमा चाहता हूँ। नो नो प्रॉब्लम सर। जी जी ओके जी ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत कम समय में भी बहुत कुछ बोल दिए, और इसलिए मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी। अभी हमारा साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, वो अपना विचार रखेंगे। उसके बाद माननीय विक्रम पाल सिंह जो बरेली के हैं, वो भी तैयार रहे हैं। और मैं अभी आग्रह करता हूँ माननीय लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी तो अपना विचार रखें। माननीय लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी। सर बोलिए। सर कंटिन्यू करिए। सर कंटिन्यू करिए। माननीय लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी। सर आपका वॉइस शायद अनम्यूट हो गया, देखिए। दिनकर जी, हेलो। माननीय लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी। माननीय लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी, आपका वॉइस अनम्यूट हो गया। हेलो। हाँ सर, रखिए हाँ अपना सर। विचार रखिए। हाँ हाँ, सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले आपका वीडियो ऑन करिए सर। महाकारुणिक। हाँ सर। आपका वीडियो ऑन करिए। अच्छा, वीडियो ऑन है सर, वीडियो ऑन है सर। हाँ सर, वीडियो ऑन है सर। नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। चालू करते हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, बाद में देखेंगे उसको। दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ अंचल में जन्मे। सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति व सामाजिक विषमता के महाकाल कहे जाने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, भारत वर्ष के 135 करोड़ जनता को
संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार देने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर एवं सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन को बताने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब, तमाम संतों गुरुओं के चरणों में शीश झुकाता हूं। और आज 23 सितंबर संकल्प दिवस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, कार्यक्रम के संचालक माननीय महेश्वर सांधा जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। 23 सितंबर संकल्प दिवस बाबा साहब द्वारा लिया गया कोई साधारण संकल्प नहीं है। यह संकल्प बाबा साहब द्वारा लिया गया दृढ़ संकल्प था। चूंकि सामाजिक विषमता के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के ही समय सामाजिक विषमता का तंग झेल चुका था और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है 1917 में गुजरात के सर वीडियो को ऑन करिए आपका। हाँ सर, वीडियो आपका वीडियो ऑफ है। नहीं सर, 1 मिनट लगेगा, कर रहा हूँ। हाँ हो गया आया सर। हाँ हो गया हाँ सर कंटिन्यू करिए। 1917 में गुजरात के बड़ोदरा शहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करने के लिए गए। नेटवर्क ये हो रहा है सर थोड़ा सा। सर कंटिन्यू करिए। दिनकर जी कंटिन्यू करिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट हो गया है। माइक अनम्यूट कर लीजिए दिनकर जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। दिनकर जी माइक अनम्यूट हो गया है। वहां पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा। वहां से बाबा साहब को हिंदूवादियों ने बेइज्जत करके निकाल दिया। बाबा साहब को जब मुंबई वापस जाना था तब गाड़ी रेलवे समय के मुताबिक 5 घंटा देरी से चल रहा था। तब एक पास ही कमेटी बाग में वो ठहरा हुआ था जहां पर बाबा साहब अपने साथ हुए अन्याय को याद कर रो रहे थे। बाद में संकल्प किया कि मुझे और मेरे समाज को इन जातिवादियों के कारण जो भी अपमानित होना पड़ रहा है, अब मैं इन जातियों को खत्म कर दूंगा और समान अधिकारों को प्राप्त करूंगा। बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को जातियां तोड़कर एक समतामूलक समाज बनाने का संकल्प लिया। साथ ही समाज के पढ़े लिखे लोगों को पे बैक टू सोसाइटी के लिए भी संकल्प लेने के लिए आग्रह किया और सत्ता में प्राप्ति के लिए भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम सब पढ़े लिखे हैं, संगठित हैं, लेकिन सत्ता के लिए भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। सर इधर नेटवर्क की समस्या हो रहा है
मैं अपना बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद दिनकर जी। एक्चुअली आपका वॉइस क्लियर आ रहा था, ठीक है। तो अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्पीकर हैं माननीय विक्रम पाल सिंह, जो बरेली के हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा तो अपना विचार रखें। माननीय विक्रम पाल सिंह जी जो बरेली के हैं, वो अपना विचार रखें। हाँ, हेलो सर, क्या आवाज आ रही? आ रहा है सर? हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। और आज इस संकल्प दिवस 23 सितंबर के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम के आज माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी आदरणीय जन और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे सम्मानित वरिष्ठ जन और सम्मानित साथियों एवं भाइयों, आज चूंकि संकल्प दिवस है, संकल्प दिवस मतलब एक महान दिवस, ऐसा महान दिवस कि आज से वर्षों पूर्व किसी ऐसे महापुरुष ने हम सबके जीवन को, भाग्य को बदलने के लिए एक ऐसा संकल्प और प्रण लिया था। उसके लिए आज हम याद और नमन कर रहे हैं। वो कौन थे? वो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसलिए इस अवसर पर मैं सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और विशेष रूप से उनके लिए इस संकल्प के लायक बनाने वाले उनके माननीय गुरु जी श्री कृष्णा जी केलुस्कर जी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडविन R.A. सेलिंगमैन जी और लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडविन कैनन को भी विशेष रूप से नमन करता हूं मैं। सभी भाइयों साथियों, जैसा कि आज संकल्प दिवस है, तो ये किस धरती पर बाबा साहब द्वारा संकल्प लिया गया, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने संकल्प लिया, वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को इतना महान और इस लायक बनाया कि वो संकल्प लेने में सक्षम और समर्थवान बन सके, इन सब की चर्चा की जाएगी। अगर कोई भी विषय टॉपिक है उसके लिए ऑथेंटिक तरीके से अगर रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सामाजिक विषय है और हम जनता के सामने अगर टू दी पॉइंट बात रखेंगे तो इसका निस्संदेह निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज जाएगा समस्त जनता के बीच में। लिहाजा अगर माननीय संचालक महोदय अगर 2-4 मिनट का विलंब हो जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे लिए एक्स्ट्रा 2-4 मिनट के लिए समय निकाल के देना, इसके लिए मैं मेरी प्रार्थना है आपसे। तो मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों में बड़ौदा का एक उल्लेखनीय स्थान है। यहाँ उन्हें आशा और निराशा के इतने झटके लगे कि ये झटके उनके जीवन के मोड़ बिंदु बन गए। बड़ौदा स्टेट के महाराजा सयाजी गायकवाड़ एक बहुत ही शिक्षा प्रेमी और उदार हृदय व्यक्ति थे। दलितों के सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हो जा रहा है अपने आप सर। हाँ सर, कंटिन्यू सर। हाँ, महाराजा सयाजी गायकवाड़, उन्होंने दलितों के उत्थान के प्रति भी उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने पढ़ने के लिए बाबा साहब को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वे बाबा साहब की अंग्रेजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने 2 बार बाबा साहब को छात्रवृत्ति प्रदान कर उनको अनुग्रहित किया था। एक और बड़ौदा के शासक महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी जितने उदार थे, वहीं दूसरी ओर उनके बड़ौदा स्टेट के अधिकारी और कर्मचारी एकदम पूरी तरीके से अनुदार थे।
उनके द्वारा किसी भी अछूत व्यक्ति को स्पर्श करना तो दूर की बात थी, उनकी मेज पर हाथ से फाइल रखने में भी वे परहेज करते थे। ये स्थिति थी जो है। पहली बार अंबेडकर जी की मुलाकात जब माननीय गुरुजी कृष्णा जी केलुस्कर जी के माध्यम से बड़ौदा के शासक सयाजी गायकवाड़ जी से हुई, तब उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वो उनके पास गए। उन्होंने तब महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने अंबेडकर जी से अंग्रेजी में कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर बाबा साहब ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिए, जिससे महाराजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय अंबेडकर जी को 25 रुपए प्रति माह की प्रथम बार छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। ये यहाँ से एक प्रथम चरण चलता है। इसके बाद बाबा साहब क्योंकि बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति थे, किसी के एहसान को मानने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बीए पास करने के बाद बाबा साहब ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कृतज्ञतावश बड़ौदा महाराज के यहाँ पर जाकर के नौकरी करना उचित समझा और इसका उन्होंने निश्चय किया, जबकि उनके पिता ये चाहते थे कि भीमराव जी बंबई में ही रहकर नौकरी करें। ऐसा हो सकता है कि उनकी स्वास्थ्य परिस्थितियां रही हों। सर ये सर आपका एरर आ जाता है सर, जो है कुछ। अरे बेटा इधर आओ। हाँ सर, इधर आओ सर, बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, ये एरर आ जाता है, इसको हटाओ। तो क्योंकि बाबा साहब ने जनवरी फिर 1913 में बड़ौदा गए और बड़ौदा में उन्होंने, बड़ौदा के शासक ने उनके लिए अपनी स्टेट फोर्स, जो उनकी वहां की फोर्स बनी हुई थी, स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया। लेकिन इतने बड़े पद पर नियुक्त होने के बावजूद भी उनके आवास और भोजन की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुश्किल से इस नौकरी को करते हुए बाबा साहब को 2 सप्ताह ही बीते होंगे कि उनके पिता राम जी की बीमारी का तार बाबा साहब को मिला। ये अकेले ही बहुत कठिनाइयां उठा करके जो है बड़ौदा से बंबई पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने पिताश्री को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे उनके लिए एक नजर भर बस देख पाए, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके जो है। और पिताजी के शोक की घटना उनके लिए दूसरा एक वज्र आघात था और प्रथम बार, इससे पहले उनकी माता भीमाबाई के बादशाह उनके ऊपर से उठ गया था। बेटा हटाओ जरा, क्या रहा है इधर, वो सब बुलाओ किसी को। सर कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, तो अब पिता के देहांत के बाद में जब बाबा साहब बंबई में ही थे, उसी समय बड़ौदा के महाराजा ने एक घोषणा की थी कि उच्च शिक्षा के लिए कुछ विद्यार्थियों को वह अमेरिका भेजने के लिए आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उसी समय जब महाराजा के लिए जो है बाबा साहेब की याद आई और तब उन्होंने जो है स्मरण हो आया, तो बाबा साहब और गायकवाड़ जी की, क्योंकि गायकवाड़ जी बाबा साहब की अंग्रेजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने जो है जब बाबा साहब उनसे गायकवाड़ जी से मिले और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूं, क्या तुम अमेरिका जाओगे? इस पर बाबा साहब ने कहा कि यदि आप जाने का अवसर देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। फिर बाबा साहब ने बड़ौदा रियासत के शिक्षा मंत्री के लिए विदेश जाने और शिक्षा प्राप्ति के लिए अपनी छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र भेजा। फिर 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए बाबा साहब के लिए एक लिखित इकरारनामा इस आशय का देना पड़ा कि अमेरिका में मैं अपना सारा समय विद्या अध्ययन में ही लगाऊंगा और अध्ययन पूर्ण होने पर बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करूंगा। ये एक करारनामा था जो बाबा साहब और बड़ौदा स्टेट के मध्य किया गया था, लिखित करार था ये। फिर जब अमेरिका के लिए बाबा साहब ने प्रस्थान किया तो बड़ौदा रियासत से शिक्षा विभाग के माध्यम से उनके लिए अग्रिम कुछ धनराशि दी गई, जिसमें से बाबा साहब ने कुछ धनराशि अपने परिवार के लिए दी और
शेष अपने पास लेकर के जो है बाबा साहब जो है SS अकोना जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। 23 जुलाई 1913 को जब वे न्यूयॉर्क पहुंचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया, तो वहां उन्होंने अच्छी किताबों की दुकान का सबसे पहले पता लगवाया। और तब वहां पहुंचने के बाद में एक और चीज की बाबा साहब को अनुभूति होती है, वो क्या था? भारत की जात पात और छुआछूत के विषाक्त और अपमानजनक वातावरण से निकलकर उन्होंने अमेरिका के मुक्त स्वच्छंद वातावरण में सांस ली और कदम कदम पर उनके जीवन में बाधा खड़ी करने वाले विरोधी और संकीर्ण मानसिकता के लोग उनके सामने नहीं थे। उनके सामने थे तो बस उनके सामने थे पवित्र उद्देश्य और बड़े लक्ष्य। फिर MA करने के बाद में बाबा साहब ने अपने MA के लिए बाबा साहब ने अपने मुख्य विषय अर्थशास्त्र को चुना और इसके सहायक विषय के रूप में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र अर्थात एंथ्रोपोलॉजी और दर्शन शास्त्र, मोरल फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट चुने। 2 वर्ष का बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद बाबा साहब ने वर्ष 1915 में प्राचीन भारतीय वाणिज्य अर्थात एंसेंट इंडियन कॉमर्स में अपना शोध लिख करके तैयार किया और MA की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार से बाबा साहब ने, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, इनका कहीं ना कहीं आगे आज के संकल्प के संबंध में गहरा संबंध है, इसलिए मुझे ये बातें बताने पड़ रही हैं आज जो है। और उसके बाद में फिर MA के अध्ययन के बाद बाबा साहब के लिए जब वहां अध्ययन कर रहे थे तो वहां के एक प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, एडविन RA सेलिंगमन। उन्होंने बाबा साहब की बहुत मदद की और सहायता की और वास्तव में वही बाबा साहब के वहां पर निर्देशक और मार्गदर्शक थे। इस तरीके से MA करने के पश्चात अम्बेडकर जी ने PhD की डिग्री के लिए अपना शोध ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। शोध का विषय उन्होंने रखा भारत का राष्ट्रीय लाभांश अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। फिर जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जब इस शोध के लिए स्वीकार कर लिया गया तो उस समय वहां की यूनिवर्सिटी का यह नियम था कि इस शोध को प्रकाशित कराना आवश्यक था, लेकिन बिना प्रकाशित कराए PhD की उपाधि नहीं दी जाती थी। तब इसके लिए बाबा साहब के पास में चूंकि रुपए नहीं थे, फिर भी बाद में 8 वर्ष के पश्चात वर्ष 1924 में इस शोध के लिए इस शोध प्रबंध के लिए मैसर्स PS किंग एंड सन्स लिमिटेड ने छापा, परंतु उस समय इसका जो है नाम बदल दिया उन लोगों ने और नाम बदलकर इसका जो है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, जिसको अंग्रेजी में कहा गया द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया रखा गया। इस शोध का नाम रखा गया। ये शोध एक पुस्तक के रूप में था और इस पुस्तक के आधार पर यानी कि शोध प्रकाशित होने पर बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अर्थात PhD की डिग्री प्रदान की गई। इस प्रकार वर्ष 1924 में वास्तव में भीमराव जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने और उनके इस शोध प्रबंध की विद्वानों द्वारा बहुत ही प्रशंसा की गई और उनके सम्मान में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर वहां के छात्रों और प्रोफेसरों द्वारा एक शानदार उनके सम्मान में एक चाय पार्टी दी गई। तब वहां वक्ताओं ने अंबेडकर जी की तुलना एक नीग्रो जाति के उद्धारक बुकर T वाशिंगटन से की, करते हुए उनके लिए भारत का बुकर T वाशिंगटन कहा गया जो है कहीं पर जो है, और ये कहकर के बाबा साहब को सम्मानित किया गया। इस प्रकार इस शोध प्रबंध को बाबा साहब ने सबसे पहले जो है ये इन शब्दों के साथ में महाराजा गायकवाड़ जी के लिए समर्पित किया कि मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता की कृतज्ञता। इन शब्दों में बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ को समर्पित किया। फिर बाबा साहब ने शैक्षिक विकास के लिए गायकवाड़ को जो उल्लेखनीय योगदान किया था उसके लिए देखते हुए ये समर्पण जो है मैं समझता हूँ जो है एक स्वाभाविक भी था और आवश्यक भी था। तब
उसके बाद में उच्च अध्ययन की एक उत्कंठा बाबा साहब के मन में जागृत हुई और फिर उसके लिए वो उच्च उनकी ज्ञान की जो पिपासा थी वो बढ़ती चली जा रही थी और अब वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की उस समय की बहुत उच्च डिग्री मानी जाती थी और उच्चतम डिग्री जिसका नाम था डॉक्टर इन ऑफ साइंस, तो इसको प्राप्त करने के लिए जो है बाबा साहब और इसके साथ साथ बाबा साहब कानून की भी उपाधि प्राप्त करना चाहते थे। तो इन दोनों डिग्रियों की जो प्रबल लेकर के जो है बाबा साहब लंदन जाना चाहते थे। इधर बाबा साहब की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। इसके लिए वहां के कोलंबिया के प्रोफेसर सेलिंगमन की संस्तुति के साथ बाबा साहब ने 2 वर्ष की और छात्रवृत्ति की मियाद बढ़ाए जाने के लिए अपना एक प्रार्थना पत्र बड़ौदा महाराज के लिए भेजा, लेकिन महाराजा बड़ौदा द्वारा उसमें मांगी गई अवधि 2 वर्ष के बजाय सिर्फ 1 वर्ष की अवधि ही बढ़ाई गई जो है। तब बाबा साहब ने जो है लंदन, इस प्रकार लंदन पहुंचकर बाबा साहब ने अक्टूबर 1916 में लंदन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में और कानून के अध्ययन के लिए उन्होंने ग्रेज इन, जो लंदन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज थे, इनमें प्रवेश लेना चाहा, लेकिन फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साहब के लिए वांछित प्रवेश नहीं मिल पाया और उनके लिए सिर्फ एमएससी के लिए प्रवेश मिल सका। तब उसी समय बाबा साहब लंदन के प्रमुख पुस्तकालयों में जाकर के अपने ग्रंथों के अध्ययन करने में लग गए और उसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां उन्होंने अपने द्वारा स्वयं तैयार करने शुरू कर दी। जो है एमएससी के लिए बाबा साहब ने अपना शोध लिखने की तैयारी शुरू कर दी थी। तभी उसी समय छात्रवृत्ति की जो बढ़ाई हुई 1 वर्ष का जो समय बढ़ाया गया था, वो 1 वर्ष का समय भी बाबा साहब का जो है समाप्त हो गया। फिर भी इसके बावजूद भी बाबा साहब जानते थे कि जो है दोबारा छात्रवृत्ति बढ़ाने का समय 1 साल बढ़ाया गया है। उन्होंने पुनः एक और आवेदन किया, लेकिन जो है महाराजा द्वारा इस बार उनकी छात्रवृत्ति की अवधि नहीं बढ़ाई गई। इससे उन्हें बहुत ही निराशा हुई। हालांकि जो है प्रोफेसर एडविन कैनन की सलाह से उन्हें ये इतना जो है व्यवस्था की गई कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें जो है आगामी 4 वर्षों के अंदर अपना प्रबंध जमा करने की अनुमति प्राप्त हो गई। और इसके उपरांत फिर बाबा साहब अपनी अधूरी अभिलाषा को लेकर के लंदन से वापस आने की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने सारा सामान, सारी पुस्तकें, उनके द्वारा तैयार की गई तमाम वो टिप्पणियां, नोट्स जिनको कहते हैं, तैयार करके और पैक करके बंबई पहुंचाने के लिए वहां के जो है उस समय जो सेवा प्रदान करने वाले मैसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी के सुपर्द किया और वे स्वयं केसर ए हिंद जलियान से जो है बंबई के लिए, स्वदेश के लिए अपने रवाना हुए वहां से, लंदन से। और इस समय, क्योंकि इसी समय विश्व युद्ध बहुत जोरों पे चल रहा था, जो है जब बाबा साहब का वो सामान जिस जहाज से आ रहा था, शत्रु सेना द्वारा तारपीडों के माध्यम से उस जहाज को डुबा दिया गया। इसी समय भारत में, बंबई में इस बात को लेकर के एक खबर बड़े जोरों से फैली कि जो है कि एक जहाज, भारत का एक जहाज डुबो दिया गया है। तब जो है विशेष तौर से जो है दलितों में ये चिंता फैल गई कि जो है बाबा साहब की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने चिंता ये फैल गई कि बाबा साहब जिस जलियान से आ रहे थे, कहीं वो जहाज तो नहीं डूब गया। परंतु किसी तरीके से ये सुनिश्चित हो पाया कि वो जहाज जिसमें बाबा साहब आ रहे हैं पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिर बाबा साहब कोलंबो होते हुए 21 अगस्त 1917 को बंबई आए। तब उनके परिजनों और उनके मित्रगण द्वारा स्वागत के लिए जो पहले से ही एकत्रित थे, जब उन्होंने बाबा साहब को सुरक्षित देखा तो उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। जो है ये विदेश में बाबा साहब के द्वारा जो है ये प्रयास किए गए थे जो उच्च शिक्षा के लिए। अब चूंकि जो है इधर बाबा साहब जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो वहां से आ गए, इससे जाने से पहले बाबा साहब 10 वर्ष का एक एग्रीमेंट, करार या अनुबंध लिख करके जो है बड़ौदा स्टेट के साथ गए थे, तो उसका उन्होंने पालन भी करना था। क्योंकि जो है उन्होंने इसके लिए बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति पाई थी, तो इसलिए जो है उसके अनुसार बड़ौदा को, उनके लिए बड़ौदा स्टेट में बाबा साहब के लिए 10 वर्ष तक नौकरी करना अनिवार्य थी।
क्योंकि बाबा साहब अपने वचन के पक्के थे और बंबई आने के बाद वे क्योंकि तुरंत जो है बड़ौदा जाना चाहते थे, लेकिन पैसे के अभाव ने बाबा साहब के लिए कुछ दिन रोके रखा। उसी समय बाबा साहब का जो सामान जो जलियान जो नष्ट हो गया था, उसका जो बीमा का कुछ पैसा 600 रुपया लगभग था, वो पैसा बाबा साहब के लिए प्राप्त हुआ। फिर बाबा साहब सितंबर 1917 में अपने बड़े भाई के साथ जो है बड़ौदा के लिए फिर प्रस्थान किया उन्होंने। और बड़ौदा पहुंचने के बाद बाबा साहब को मिलिट्री सेक्रेटरी यानी कि सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया जो है बड़ौदा स्टेट में जो है दोबारा से। बाद में उन्हें जो है महाराजा गायकवाड़ जी का ये भी विचार था कि वो उनके लिए वहां का जो है वित्त मंत्री भी बनाने का विचार में थे जो है, क्योंकि यद्यपि जो है वहां के महाराजा गायकवाड़ जी थे एक बहुत ही उदार व्यक्ति थे, प्रगतिशील विचार के व्यक्ति थे, लेकिन उनके कर्मचारी और सबके सब अनुदार और ब्राह्मणवादी जात पात छुआछूत के विचारों से इतने ओतप्रोत थे कि जिसका बाबा साहब के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ा जाकर के आगे चल करके। यही कारण रहा कि महाराजा और उनके मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी अधिकारियों ने उनके ठहरने रहने या खाने का कोई प्रबंध नहीं किया जो है। अब सब तरफ बाबा साहब के सामने एक उपेक्षा का वातावरण था। इस उपेक्षा के वातावरण में की एक झलक के रूप में एक एग्जाम्पल एक ऐसा आया है कि जो है जब बड़ौदा में वो कार्यालय में थे तो वहां के जो है अधिकारी और कर्मचारी बाबा साहब को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मामूली चपरासी भी फाइल या कागज दूर से ही ऐसे फेंक करके देता था उनके लिए कि ताकि कहीं उनकी मेज से वो टच ना हो जाए, छू ना जाए, और कहीं वो छू जाने से अछूत बन जाएगा, इसलिए वो कागज तक जो है हाथ से मेज पे एक सम्मानजनक तरीके से कागज उनके मेज पे नहीं रखता था जो है। उनकी जो है आवासीय जी सर उनकी आवासीय व्यवस्था जो है वहां के महाराजा और मुख्यमंत्री तक नहीं कर पा रहे थे। और बड़ौदा स्टेट के इन अधिकारियों कर्मचारियों के इस प्रकार अपमानित होने से बाबा साहब को मजबूरन वहां की उन परिस्थितियों में एक जो है धर्मशाला कह लीजिए या एक होटल कह लीजिए, वहां पर जो है बाबा साहब को अपना नाम बदल करके ऐदल जी सोहराब जी के नाम से उस धर्मशाला या होटल में रुकना पड़ा। क्यों कि बाबा साहब एक कर्ज से ऋणी थे, महाराजा के ऋणी थे, और वो उस ऋण से उऋण होना चाहते थे, वो ऋण को उतार देना चाहते थे। इसलिए क्योंकि वो अगर ऋण रह जाता उनके ऊपर तो सारे जीवन हो सकता है कि उन्हें लानत जैसी जिंदगी में जीना पड़ता जो है, तो इसलिए वो ऋण को किसी भी परिस्थिति में उतार देना चाह रहे थे। इसलिए मजबूरन उन परिस्थितियों हालात की वजह से बाबा साहब के लिए जो है अपना जो है नाम बदल करके इस होटल में जो है रहना पड़ा जो है, पारसी होटल में जाकर के जो है। लेकिन क्योंकि ये सच्चाई थोड़े दिन बाद जो है पता चल गई जो है, तो बाबा साहब तो अपना वायदा निभा रहे थे जो है। लेकिन जब होटल के मालिक को वास्तविकता को पता चला तो उन्होंने वहां से उन्हें एक अपमानित करके निकाला गया, जो कि बाबा साहब उस अपमान का घूंट पी करके रह गए। और उन्होंने फिर जो है वहां के हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था और जात प्रथा की ये लज्जाजनक देन को देखा कि सिर्फ मानवों के द्वारा ही निर्मित शूद्र वर्ण की महार जाति में पैदा होने के कारण स्टेट के मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे उच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद भी बाबा साहब को दर दर अपमान, तिरस्कार, तृष्णा और कुंठा का ही व्यवहार मिला। ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके लिए जीवन भर सालता रहा बाबा साहब के लिए। तब एक दिन वो आता है जिसके लिए आज हम जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं कि वो संकल्प वाली बात आती है। यहाँ से जो है ये बहुत ही रोचक घटना घटती है जो है। फिर एक समय जब बाबा साहब परेशान हालत में बड़ौदा जो है कहीं भी जो रुकने का स्थान जब नहीं मिला उनके लिए, तो चिंता में डूबे हुए बाबा साहब यूं ही चलते हुए जा रहे थे शहर में जो है। तो थोड़ी दूर ही चले होंगे कि उन्होंने देखा कि एक जो है बूढ़ी औरत थी, उसने लकड़ियों का कुछ एक छोटा सा गट्ठर जो है अपने सूखी लकड़ियां तो बीन करके जो पेड़ के नीचे से बीन करके लकड़ियों का गट्ठा सिर पे रख लिया था। और जो उन्होंने देखा कि बाबा साहब जब आ रहे हैं तो सामने, तो उसने जो है वो सूखी लकड़ियों का गट्ठर जो है जमीन पर रखकर और हाथ जोड़ करके बहुत ही करुण स्वर में बाबा साहब से बोली, कंक्लूड करिए। जी सर, कंक्लूड करिए। अच्छा सर। हाँ, तो बाबा साहब से उन्होंने ये हाथ जोड़कर कहा
कि मैंने ये लकड़ियां, हजूर मैंने ये लकड़ियां तोड़ी नहीं हैं, बल्कि जो नीचे गिरी थी उन्हें बीन कर लाई हूं। बाबा साहब को तब ये समझने में देर ना लगी कि यहाँ गरीबों को सूखी लकड़ी बीन करके भी अपना गुजारा करने का अधिकार नहीं है। ये सोचकर वे अपना दुख भूल गए और उस बूढ़ी औरत के दुख के बहाने करोड़ों गरीबों के दुख दर्द के दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगे और इस दुख के मारे वे खड़े तक नहीं हो सके और पास में ही एक पेड़ की जड़ के पास वो बैठ गए जो है। और तब उन्होंने बैठ करके निश्चय किया कि जीवन पर्यंत, वो क्या था, ये निश्चय किया उन्होंने कि जीवन पर्यंत मैं कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा और इन दलित, शोषित और प्रवंचित लोगों के हित और सम्मान के लिए संघर्ष करूंगा। यही थी वो भीम प्रतिज्ञा कि जिसको उन्होंने जीवन भर पालन किया। इस प्रतिज्ञा को बाबा साहब का संकल्प भी कहा जाता है जो है। इसके लिए जो है, जो बाबा साहब ने बड़ौदा में ये प्रतिज्ञा और संकल्प लिया था जो है, तब बाबा साहब चिंतन करते हुए उन्होंने चिंतन किया और सोचा कि उनके सामने जो है दो संस्कृतियों का वृहद अतीत था। एक और तो वो जात पात, छुआछूत और भेदभाव से मुक्त जो है अमेरिका और ब्रिटेन जैसी संस्कृतियां उन्होंने देखी थी, और दूसरी ओर इसके उलट भारत के वही जात पात के निरंतर हिंसा करने वाली हिंदू संस्कृति थी उनके सामने। फिर भी धन है वो महापुरुष का हृदय कि अपमान की प्रत्येक घटना को उनके लिए आगे बढ़ने का प्रेरणा देती रही। अपमान, असफलता और दुर्घटना से वे अपने ध्येय मार्ग से विचलित बिल्कुल नहीं हुए और उन्होंने जो है इन अपमानों से संतप्त होकर उन्होंने सोचा कि जब मेरे जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ अछूत होने के कारण ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, तब मेरे अकिंचन और अनपढ़, अकिंचन मतलब जो है निर्धन या कंगाल व्यक्ति को कहते हैं, अकिंचन और अनपढ़ अछूत भाइयों का क्या हाल होता होगा। तब उन्होंने उनके मुख से ये अनायास ये वाक्य निकला कि यदि मैं अछूतों का उद्धार ना कर सका, सदियों से कुसंस्कार के फलस्वरूप अछूतों द्वारा स्वयं को क्षुद्र समझने की भावना को नष्ट करके उनको सम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ ना सिखा सका तथा अस्पृश्यता का निवारण करके हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार से अछूत समाज को ना बचा सका, तो मेरी ज्ञान साधना का मूल्य ही क्या और मेरे जीवन की सार्थकता ही क्या रह जाएगी जो है। इसी चिंतन के साथ बाबा साहब ने बड़ौदा को छोड़ दिया और वे बंबई आ गए। उसी समय दुर्भाग्य से उनकी सौतेली माँ का देहावसान हो गया। उनका जो है तब उन्होंने बाबा साहब ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस बीच बाबा साहब ने जो है, क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी से आते समय उनके एमएससी के अधूरे शोध वगैरह रह गए थे, उसको पूरी करने की उत्कट वो फिर से पुनः एक अभिलाषा हुई, वो लंदन फिर पुनः जाना चाहते थे। तब बाबा साहब के सामने एक पैसे की समस्या थी। बाबा साहब ने सोचा कि कैसे क्या किया जाए, तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ट्यूशन से मात्र 100 रुपए महीने मिलते थे। इतने पैसे से परिवार का गुजारा भी संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि बंबई जैसे शहर में बहुत अधिक महंगाई रहती है। इसलिए उन्होंने जो है एक स्टॉक एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक एक ऐसी कंपनी बनाई। तब ये जो कंपनी जो है, चूंकि बाबा साहब अर्थशास्त्र के विद्वान भी थे, थोड़े ही दिनों में ये कंपनी की शोहरत काफी बढ़ गई, खूब चली। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इस कंपनी का एडवाइजर एक दलित है, तब वहां के व्यापारियों ने उनके पास आना एकदम बंद कर दिया और विवश होकर तब बाबा साहब को अपनी भी ये कंपनी भी बंद कर देनी पड़ी। इसके बाद बाबा साहब ने फिर और कुछ उपाय किया। तब बाबा साहब ने एक वहां के बंबई के सिडनहम कॉलेज में, जो उसी समय एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की जगह खाली हुई थी, वहां पर अपना आवेदन भेजा और उस पर उनकी नियुक्ति हुई। क्योंकि वो टेम्परेरी तौर से कुछ काम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लंदन जाना था, इसलिए पैसे जुटाने थे, प्रबंध करना था। तो वहां पर 11 नवंबर 1918 को उन्होंने पदभार वहां संभाला और मासिक वेतन वहां उस प्रोफेसर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का 450 रुपए प्रति महीना था। इसके आधार पर उनके लिए बाबा साहब को अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में बहुत बड़ी ख्याति मिली। दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट छात्र भी वहां पर उनका लेक्चर सुनने के लिए आते थे। बाबा साहब की धर्मपत्नी को भी ये चिंता हो रही थी दूसरी तरफ कि उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए दोबारा लंदन जाना है, तो वो बहुत ही मितव्ययता से अपना घर चला रही थी। लेकिन इस बीच एक और जो है
मुसीबत बाबा साहब के साथ टूट पड़ी कि उनके बड़े भाई आनंद राव का देहावसान हो गया। सर इससे आपका बाबा साहब सर, बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके घर पर देख रेख व्यवस्था करने वाले वही एकमात्र व्यक्ति थे। बस मात्र 2 मिनट ले रहा हूँ। तो एक कहावत है कि जो है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, तो इसलिए जो वियोग से, भाई के वियोग से वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने बड़ौदा के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शर्त के अनुसार इसी बीच एक नई मुसीबत ये आई कि वहां के अधिकारियों ने, बड़ौदा वालों ने क्या काम किया कि जो है जो शर्त के अनुसार उन्होंने 10 साल की चूंकि सेवा नहीं की, तो उन्होंने जो छात्रवृत्ति की धनराशि लौटाने के लिए जो है पत्र लिख दिया उन्होंने बाबा साहब के लिए। अब बाबा साहब इस पत्र पे मौन रहे। फिर उन्होंने दूसरी हरकत किया उन्होंने जो है बड़ौदा वालों ने, कि उन्होंने जहां बाबा साहब पढ़ा रहे थे प्रोफेसर के रूप में सिडनहम कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए फिर एक शिकायती पत्र भेजा, अवगत कराया उनके लिए। तब इस साजिश की कहीं सूचना जो है महाराजा के लिए जब मिली, तो महाराजा ने जो है जो इस कार्रवाई को चलाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कार्रवाई करने से तत्काल रोका और उनके लिए फिर इसमें जो है संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी थे जो बाबा साहब को परेशान कर रहे थे, उनके लिए ताड़ना भी दी उन्होंने जो है। तो मेरे सभी साथियों, निसंदेह बाबा साहब का ये कृत्य बहुत ही कठिनाइयों का समय था। एक एक करके उनके सारे सदस्य, साथी, उनके माता पिता, भाई इत्यादि परिजन उनसे इन्हीं कठिनाइयों के बीच में उनसे जीवन से बिछुड़ते चले जा रहे थे। और हालांकि उनके जीवन में कहीं इससे भी और बड़ा कठिन एक दौर और आने वाला था, लेकिन उन्होंने जिस साहस के साथ ये झेलते हुए अपना अध्ययन कार्य जारी रखा, वह सभी विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर दलित समाज के विद्यार्थियों के लिए आज भी अनुकरणीय है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अब संघर्ष की राह पर दलित, शोषित और वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब अकेले ही फिर आगे बढ़ चले थे। जो है उनका साथ देने वाला अगर कोई था तो बस था उनके साथ में उनकी वफादार पत्नी रमाबाई और उनके गुरुजनों, उनके माता पिता की शिक्षाएं और उनका आशीर्वाद था उनके साथ में। और उनके साथ में क्या था, बाबा साहब का कठोर परिश्रम का जज्बा था। और एक और विशेष बात जो थी उनके साथ में था, उनके द्वारा बड़ौदा में लिया गया वो संकल्प था बाबा साहब के साथ में। इसी साथ बाबा साहब ने जो है अपने आप को जो है गिनती उस समय जब बाबा साहब जैसे दुनिया के 6 विद्वानों में होती थी, उन्होंने, बाबा साहब ने चाहते तो ऐश्वर्य का जीवन जी सकते थे, मगर उन्होंने ऐश्वर्य का जीवन जीने के स्थान पर संघर्ष की राह सुनी। और अंबेडकर जी यदि चाहते तो कहीं ना कहीं एक नौकरी करके अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकते थे। अगर वो चाहते तो विदेश में भी उनकी नौकरी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि बाबा साहब ने नौकरी की ही होती तो और नौकरी में अपना करियर बनाया होता, तो सोचिए कि आज की तारीख में भारत के हजारों सैकड़ों जो है लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अथवा MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्या बन पाते आज की तारीख में? क्या संभव है? क्या मैं समझता हूं उत्तर है शायद नहीं। तो फिर आज हम सब विचार करें कि कैसे भारत के भी दलित, शोषित, वंचित तरक्की करें, तथा विशेष तौर से अपने ही समाज के वे लोग जो आज जो है अपनों से ही मुंह मोड़ करके जो है कहीं ना कहीं पदों पर बैठ करके जो है सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं, कि ऐसे लोग क्या वो हमारे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहेंगे? एक सवाल यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। और आखिर एक और बात मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कि आखिर आज आधुनिक समाज व राजनीतिक जो परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, इस सब परिवर्तन के पीछे जो बाबा साहब द्वारा जो है वर्षों पूर्व बड़ौदा में लिया गया वो संकल्प था, उस संकल्प की ही परिणति है आज जो हम जो है जो सब कुछ जो देख रहे हैं